तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से समझा जाए? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। सामान्य रूप से हम आपको पहले बाजारों की खबर बताते हैं और मार्केट का सेटअप बताते हैं, लेकिन आज घटनाक्रम बिल्कुल बदला हुआ है। बीते 12 घंटों को आप किसी सनसनीखेज सस्पेंस थ्रिलर जैसा मान सकते हैं। एक छोटे से समय में इतनी अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ घटेंगी, इसका कोई अतीत याद में नहीं आता। लेकिन बहरहाल बाजारों के लिए दिन की अच्छी शुरुआत हो रही है। बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम में कल कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद आज भारतीय समय के अनुसार सुबह सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, ऐसा एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है, जबकि ईरान से उनकी टीम ने और उनके जो मध्य पूर्व के मुख्य दूत हैं उन्होंने बात की। इसके असर के बाद तेल की कीमतों में करीब 7% की गिरावट आई। ब्रेंट $72 पे है, $70 से नीचे है। स्टॉक फ्यूचर्स बढ़े हुए हैं। हालांकि ये युद्ध विराम कितना स्थायी होगा, कितना फ्रेजाइल होगा, ये कहना मुश्किल है। ईरान की तरफ से अभी तत्काल इस बात की खबरें लगातार ब्रेक हो रही हैं। ईरान की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि ईरान ने युद्ध विराम पर सहमति जाहिर की है। इजराइल की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आना है, और जब हम इसे आज आपके सामने बैठे हैं तो युद्ध विराम शुरू होने में भी कुछ समय बाकी है। लेकिन इस तरीके की खबरें भी हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर दोबारा हमले की भी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इजराइल भी इस मामले पर सहमत हुआ है और युद्ध विराम शुरू होगा, और इसकी संभावना के कारण आज हमने बाजारों में तेजी देखी। तेल की कीमतें वापस $70 से नीचे आ गई। इससे पहले कल शाम को ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे थे। कतर और इराक में कोई हताहत नहीं हुआ था। और इसके बाद कल बाजारों का जो घटनाक्रम था वो थोड़ा चौंकाने वाला था। कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं आई। स्टॉक फ्यूचर्स मजबूत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि संभावना ये थी कि रिटेलिएशन की स्थिति में ईरान तेल के ठिकानों पर या तेल की अर्थव्यवस्था पर अटैक करेगा। ऐसा नहीं हुआ। ये रणनीतिक हमले थे जो मिसाइलें छोड़ी गई, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। कल अमीरत, कतर सहित सभी मध्य पूर्व के सभी हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए थे। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस के अलर्ट जारी हुए थे, जिन्हें जाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आज सुबह से एयर स्पेस खोलने का ऐलान शुरू हुआ है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद आज दोपहर बाद तक, शाम तक विमान सेवाएं सामान्य होने की संभावना है। कल इस बात की भी चर्चा थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि BP, एनी, टोटल जैसी कंपनियां इराक से अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। कई वैश्विक बैंक मध्य पूर्व से अपने परिचालन में लगे लोगों को निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये योजनाएं रुकने की उम्मीद है। फिलहाल ये घटनाक्रम लगातार जारी है, और पूरा दिन शेयर बाजार आज इजराइल और ईरान के युद्ध विराम का सेटअप देखते हुए कैसे होता है, दोनों पक्ष कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि अचानक हुआ घटनाक्रम है। 24 घंटे के अंदर रिटेलिएशन से, प्रतिक्रिया से, युद्ध फैलने की परिस्थिति के बीच में अचानक युद्ध विराम आ गया है। कल शाम तक के घटनाक्रम के हिसाब से, कल जब शाम को कतर और इराक पर हमलों की खबर आई थी, उसके बाद अमेरिका में गतिविधियां तेज थी। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के सब प्रमुख अधिकारी मौजूद थे, और एक अप्रत्याशित युद्ध विराम की उम्मीद नहीं की गई थी जो आज सुबह आया है। तो ये पूरा दिन भर घटनाक्रम शेयर बाजारों को प्रभावित करेगा। इधर युद्ध के दूसरे मोर्चे की तरफ चलते हैं। यूक्रेन और रूस में कल कीव ने रूस में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया गया है। BBC की तरफ की खबर में ऐसा पता चला है कि इसमें मौतें भी हुई हैं। इधर एक बड़ा घटनाक्रम आज देखने लायक होगा, जो पूरे दिन बाजार को प्रभावित करेगा। नीदरलैंड हेग में नाटो की शिखर बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे, इससे पहले उन्होंने ईरान और इजराइल युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ट्रंप इस बैठक में भाग लेने वहां पहुंच रहे हैं। नाटो और ट्रंप के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बल्कि नाटो अमेरिका से दूरी बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने की तैयारी कर रहा था। यहां क्या होता है देखने लायक होगा। इधर नेटो समिट में जेलेंस्की का बयान आया है कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया हथियारों का गठबंधन बन चुके हैं। चीन में एक और महत्वपूर्ण खबर चीन से आ रही है। चीन की सेना के लॉजिस्टिक्स में AI का इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पर इसे लेकर जो AI प्लेटफॉर्म डीप सीक है, उसे लेकर चिंता है, और अमेरिका में अब इसे टेक ट्रांसफर पर लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक और खबर जो अमेरिका के बाजारों को और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करेगी वो है अमेरिका में भारी गर्मी पड़ने वाली है। अमेरिका के ऊपर एक हीट डोम बन रहा है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ तापमान आएगा और लॉजिस्टिक्स के बुरी तरह प्रभावित होने का डर है।
कुछ प्रमुख आंकड़े जो आज दुनिया के बाजारों में आए और जिनका असर हमें बाजारों पर दिखाई देगा। अमेरिका में S&P ग्लोबल PMI के आंकड़े आए हैं। व्यापार गतिविधि में गिरावट है, 2 महीने की न्यूनतम स्तर पर है। निर्यात में कमी दिखाई दे रही है। अमेरिका में मकानों की बिक्री यानी हाउस सेल्स मासिक आधार पर 1% से कम बढ़ी है। एक दिलचस्प खबर यह कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व की टीम में मतभेद दिख रहे हैं। गवर्नर मिशेल बोमन ने ब्याज दरों में कमी का समर्थन किया है और यह खबर आज अमेरिका के और दुनिया के अखबारों में खासी चर्चा में रही है। हालांकि अमेरिका में 10 वर्ष की बॉन्ड यील्ड 6 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर दिखाई दे रही है। यूके से आंकड़े आए हैं। सर्विस PMI 3 महीने की ऊंचाई पर है। मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बना हुआ है। टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोजोन के भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। यूरोजोन का PMI कंपोजिट PMI करीब 50 पर स्थिर है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में पूरे यूरोजोन में 4 महीने की ऊंचाई पर है। चीन की जो शीर्ष संस्था है पीपल कांग्रेस, उसकी स्टैंडिंग कमेटी ऑनलाइन कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून बना रही है। और एक महत्वपूर्ण खबर अर्जेंटीना से। IMF का एक दल आज अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंच रहा है, जहां वो $20 बिलियन की फंडिंग पर बात करेगा। अर्जेंटीना कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और कर्ज की देनदारियों की मुश्किल लगभग बीते 2 दशकों से चल रही है। पर वापस चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। कमोडिटी बाजार में आज सबसे तेज गतिविधियां दिखाई दी। क्रूड ऑयल में सुबह सुबह तेज गिरावट आई। कल कतर पर हमले के बाद ईरानी मिसाइलों के कतर पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों ने लगभग $79, $78-79 की तरफ गति की थी। लेकिन कल जब हमला हुआ उसके बाद तेल के बाजार में वो तेजी नहीं दिखी जिसकी संभावना की जा रही थी। आज सुबह जब युद्ध विराम का ऐलान हुआ उसके बाद ब्रेंट क्रूड तेजी से टूटा, $69 पर आ गया, $70 से नीचे आ गया। यही वो सामान्य स्तर है क्योंकि बाजार में आपूर्ति की कोई समस्या नहीं। कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त है। ओपेक ने अपना उत्पादन बढ़ा रखा है। तो ये जो तेजी हमें कच्चे तेल में दिखी थी हाल फिलहाल के दिनों में, ये विशुद्ध रूप से भू राजनीतिक संकट, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति थी उसके कारण थी। WTI करीब $66 से नीचे आ गया। गैसोलीन, नेचुरल गैस, TTF, नेफ्था, पूरी पेट्रोलियम बास्केट में तेजी अब ठंडी पड़ रही है। आज दिन भर देखना होगा कि युद्ध विराम कैसे प्ले आउट होता है, इस युद्ध विराम की गतिविधियां कैसे होती हैं, दोनों देश कैसे आपस में सहमत होते हैं और इसका असर तेल की कीमतों पर पूरे दिन दिखाई देगा। इधर स्टील की कीमत में तेज गिरावट है। 9 महीने के निचले स्तर पर हैं स्टील की कीमतें क्योंकि चीन की मांग कम है। सोना कुछ नरमी पर है। युद्ध विराम के बाद सामान्य स्थिति बनने पर सोने पर दबाव रहेगा, लेकिन डॉलर में कमजोरी लौट रही है और इससे सोने की कीमतों में मजबूती रहेगी। क्रिप्टो मार्केट की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन और ईथर में स्थिरता आती दिख रही है। कल काफी उतार चढ़ाव दिखा था हमें इस घटनाक्रम के बाद। मिडिल ईस्ट में शांति से अब थोड़ी स्थिरता कम होने की उम्मीद है। ब्लैक रॉक के इथेरियम ETF में करीब $1.9 बिलियन का वीकली इन्फ्लो दिखाई दिया है। कंपनियों की खबरों की तरफ चलते हैं। अमेरिका के विज्ञापन बाजार की 2 दिग्गज कंपनियों ओमनीकॉम और इंटरपब्लिक का मर्जर मंजूर हो गया है। FTC ने इसे मंजूरी दे दी है। करीब $13.5 बिलियन का यह मर्जर है और यह अमेरिका के विज्ञापन बाजार के सबसे बड़े विलय और मर्जर में एक है। इधर अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी वोल्फस्पीड बैंकक्रप्ट होने जा रही है। दिवालीपन की तैयारी में है। उसके शेयरों में ट्रेडिंग रुक गई है। आज जो दूसरा प्रमुख बाजार हमें दिखाई देगा वो करेंसीज का बाजार होगा। कमोडिटी और करेंसी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद के बाद डॉलर की मजबूती फिर पिघलने लगी है। डॉलर को हमने पिछले 3-4 दिनों में काफी मजबूत होते देखा था और दुनिया भर की करेंसीज उसकी तुलना में कमजोर हो रही थी। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में शांति शुरू होती है तो डॉलर फिर अपनी वास्तविक आर्थिक बुनियादी कारकों पर चलेगा और इसलिए उसमें हमें कमजोरी आती सुबह से दिखाई दी। यूरो, पाउंड और येन सुधरे हैं। भारतीय रुपए की परिस्थिति आज देखने लायक होगी। हालांकि भारतीय रुपए पर कच्चे तेल की कीमतों के कारण कल दबाव बना हुआ था। इन सारी घटनाओं के बीच भारत के लिए आज काफी खबरों का दिन है, बड़ी खबरों का दिन है और भारतीय शेयर बाजार आज अंतर्राष्ट्रीय के साथ भारतीय खबरों से भी प्रभावित होंगे, जिसको हमें करीब से आज नजर रखना होगा। भारत में अच्छे मानसून के बाद जून तक खरीफ की बुवाई में करीब 10% की बढ़त दिखाई दी है। FMCG बाजार के लिए अच्छी खबर है। इसका असर हमें आज FMCG स्टॉक्स पर दिखाई देता है। इधर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण खबर दी है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बकाये में रियायत दे सकती है। अभी तक ये मामला लंबित था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी मना किया था। वोडाफोन आइडिया ने अपने संचालन में संकट आने की संभावना जाहिर की थी, लेकिन अब फिर संकेत दिया है कि कंपनी पर जो 84,000 करोड़ का बकाया है उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। कंपनी से लाइसेंस फीस का एक सांकेतिक हिस्सा लिया जा सकता है। वोडा आइडिया में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद आज वोडाफोन के स्टॉक में बड़ी हलचल की संभावना है। इधर सरकार कारों में ईंधन खपत के लिए एक नए नियम लाने वाली है जो कारों की साइज पर केंद्रित होंगे, आकार पर केंद्रित होंगे। ऑटो कंपनियों पर आपको निगाह रखनी होगी। आज ये गतिविधियां ऑटो कंपनियों को प्रभावित करेंगी।
प्राइमरी मार्केट में लंबे समय के बाद इस सप्ताह सक्रियता दिखेगी। 3 बड़े आईपीओ कल्पतरू, एलेनबेरी और एचडीबी फाइनेंशियल इस सप्ताह आएंगे, जिससे प्राइमरी मार्केट सक्रिय होगा। ओबेरॉय ग्रुप सऊदी और अरब और इजिप्ट में अपना विस्तार करने जा रहा है, जबकि अडानी समूह ने घोषणा की है कि वो नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 2030 तक 35,000 करोड़ का और निवेश करेगा। लेकिन इस सबके बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभी वो गर्मजोशी नहीं आ रही है। ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत अमेरिका के साथ अब ट्रेड डील पर जल्दबाजी नहीं करेगा। थोड़ा रुख बदला है, भारत इंतजार करेगा, जल्दी संधि की कोशिश नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण वैसे भी व्यापार वार्ताएं थोड़ा पीछे चली गई हैं। अरब और ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद अब जब ये शांति होगी तब डोनाल्ड ट्रंप वापस उस एजेंडे पर लौटेंगे और तब यह पता चलेगा कि व्यापार वार्ताएं किस दिशा में जाती हैं। हालांकि जुलाई की समय सीमा करीब है और इसलिए टैरिफ की नई समय सीमा आने की और वापस टैरिफ लौटने की आशंकाएं बनी हुई हैं। पर आज बाजार में जो मुख्य घटनाएं हैं उसमें हम युद्ध, ईरान और इजराइल के युद्ध विराम की निगरानी करेंगे। पूरे दिन भर हम इस पर नजर रखेंगे कि इसका क्या परिस्थिति बनती है और बाजार पर इसका क्या असर होता है। अमेरिका से ड्यूरेबल गुड्स का आंकड़ा आएगा। इसके अलावा नाटो समिट में क्या घोषणाएं होती हैं, ये आज दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों को और जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को प्रभावित करेगी। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि अमेरिका और नेटो के रिश्ते खराब हुए हैं हाल फिलहाल के समय में। यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन यूनियन अपनी तैयारियों में लगा है, अपनी सुरक्षा तैयारियों में लगा है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का वहां पहुंचना, उनका बोलना और नाटो देशों के साथ उनकी बातचीत काफी कुछ निर्धारित करेगी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और अटलांटिक के दोनों किनारों के बीच रिश्ते में। भारत में ऑटो कंपनियों पर नजर रहेगी। वोडाफोन का स्टॉक सुर्खियों में रह सकता है, जिसने बताया कि खरीफ की बुवाई की अच्छी खबर से बाजार को सहारा मिलेगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तरह की खबरों का विश्लेषण करने के लिए।